क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की है 5 अगस्त 2022 को आई थी। मॉनेटरी पॉलिसी में एक एक शब्द जो आता है ना, सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। सारा इकोनॉमी का जो होता है ना, पूरा निचोड़ विद एप्लीकेशन आपको समझाऊंगा इस वाले वीडियो में। साथ ही साथ एक मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने क्या क्या बोला वो आपका रेड कलर में मैंने कर दिया है, और जो कॉन्सेप्ट है वो सब ब्लू कलर में हो गया। देखिए इस तरीके से, ठीक है। जो उन्होंने वहां पे बताया, अपडेट आया, वो सब कुछ रेड कलर में है, और जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो सारे सारे आपके ब्लू कलर में मैंने यहां पर दे दिए, और कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। ये अगर आपने देखिए, इस तरीके का वीडियो होना चाहिए जो करंट अफेयर है प्लस जीएस का पूरा बैकग्राउंड, ठीक। अगर आप दोनों चीज आपने कर लिए तो आपको कोई भी बुक एनसीईआरटी के बाद और एक अच्छे करंट अफेयर के बाद तीसरी कोई चीज करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो है हमारे पढ़ाने का, और यही एग्जाम को यूपीएससी यूपीपीएससी जो है एग्जाम को क्लियर करने का तरीका होता है। और इसी साथ में हम लोग जो है आपको बता दें कि जो हम लोग पेड ग्रुप चला रहे हैं इसी तर्ज पे चला रहे हैं। पूरा जो है काउंसलिंग, मेंटरशिप, गाइडेंस होता है। यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए 2023 का हमारा फाउंडेशन ग्रुप भी चालू हो रखा है, प्रीलिम कम मेंस का। ज्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप लोग बात करिए। और ऊपर यहाँ पे आई बटन भी आ रहा होगा, उसमें किस तरीके से हमारा पेड ग्रुप चलता है उसकी एक वीडियो भी दे रखी है, स्ट्रेटजी भी बता रखी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा दिया 0.50% से, या फिर 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। और अब रेपो रेट बढ़कर, जो कि पॉलिसी रेट का हिस्सा होता है, 5.4% हो गया है। ठीक, पॉलिसी रेट में भैया कौन कौन आता है? पॉलिसी रेट में आता है रेपो रेट। एक एक चीज इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, और ये सारे कॉन्सेप्ट मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या, चलिए थोड़ी जगह देख लेते हैं। यहाँ पे पॉलिसी रेट समझ लेते हैं। पॉलिसी रेट अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से होते हैं, आरबीआई की वेबसाइट से बता रहा हूँ। आपका रेपो रेट होता है, ठीक, ध्यान सुनिएगा। दूसरा होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, एसडीएफ, ठीक। तीसरा आपका हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग एमएसएफ रेट। चौथा हो गया बैंक रेट, और पांचवा हो गया रिवर्स रेपो रेट, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई की वेबसाइट पे ये नया आया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट और रेपो रेट के बीच में 0.25% का फर्क रहता है, मतलब ये थोड़ा सा कम रहता है रेपो रेट से, ठीक। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट बता रहा हूं, नया है, अप्रैल में ही लॉन्च हुआ था, ठीक। और इसमें क्या होता है कि कोई भी कोलेट्रल या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं देनी पड़ती हैं या लेनी पड़ती हैं जब भी आप जो है पैसा या तो आरबीआई से ले रहे हो या फिर दे रहे हो, ठीक। तो ये नया इंस्ट्रूमेंट है, और एक्सेस जो भी पैसा होता है बैंकों के पास में, वो विदाउट कोलेट्रल ये जमा कर सकते हैं आरबीआई के पास में। एसडीएफ इससे ही संबंधित है, बेसिक चीज है, ठीक है। देखो अब यहां पर रेपो रेट समझ लेते हैं। रेपो रेट बढ़ाया गया है ना, ये हो गई न्यूज, करंट अफेयर। अब बेसिक समझ लेते हैं, इसी प्रकार से सारे बताऊंगा। देखिए डायग्राम समझिए, आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ये बैंक है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जो कि आरबीआई एक्ट 1955 के शेड्यूल 2 में आते हैं। उनको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोला जाता है। तो ये सब लोग जो है आरबीआई से रेपो रेट में पैसा लेते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स होते हैं ये, ठीक, ये देते हैं। और इस बॉन्ड्स पे जो है एक लिखा रहता है, रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, ठीक। मतलब पहले से पता होता है कि इस मैच्योरिटी पर हम वापस, बैंक कहता है कि भैया ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले लेंगे और आपको पैसा वापस दे देंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें इसीलिए बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन ऑब्लिगेशन रेपो, ठीक है। इसी का अगर उल्टा कर दोगे तो वो हो जाएगा रिवर्स रेपो। उसमें क्या होता है कि मनी बैंक देता है आरबीआई को, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से लेता है, और उसमें भी मैच्योरिटी डेट लिखी होती है। वैसे तो आपने ज्यादातर ये पढ़ा होगा कि रिवर्स रेपो और रेपो रेट जो है शॉर्ट टर्म जो है, अगर कोई लिक्विडिटी कम ज्यादा हो जाती है बैंकों की तो उसके लिए यूज किया था। लेकिन आरबीआई की वेबसाइट पे जब मैंने इसको चेक किया है ऑफिशियली, तो ये रेपो रेट जो भी, मतलब जो बॉन्ड है या फिर एग्रीमेंट जो भी हो रहा है, उसमें जो भी डेट दी हुई है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही हफ्ते का हो, ज्यादातर शॉर्ट टर्म होता है, एक हफ्ते का, या ओवरनाइट भी हो सकता है,
ठीक है। जो टाइम है वो टर्म भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। टर्म मतलब पता होना चाहिए कि भैया ओवरनाइट है कि एक हफ्ता है या फिर एक मतलब कितना भी टाइम है, ठीक, 14 दिन या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। और या फिर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल में मतलब जब भी है बस आपको नोटिस देना पहले पड़ता है कि भैया बैंक कह रहा है कि हाँ ये मनी वापस ले लीजिए, सिक्योरिटीज दे दीजिए, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। सिर्फ अगर शॉर्ट टर्म बोला जाए तो ऐसा नहीं होता है, और यूपीएससी ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है ऑफिशियल वेबसाइट से, और आप जो है कोचिंग का मटेरियल पढ़ते पढ़ते वहां पे हंसते खेलते मार्क करके आते हो और फिर गलत हो जाता है आंसर। आरबीआई, यूपीएससी, ये सब ऑफिशियल सोर्सेज जाएंगे और उसमें सबसे सही और सबसे प्रतिष्ठित जानकारी दी होती है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि भैया यहाँ पर जो रेपो रेट है वो ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो से। तो एक चीज़ सिंपल ट्रिक ये है कि आरबीआई रेपो रेट में पैसा दे रहा है तो उसको ब्याज ज़्यादा चाहिए, इसलिए रेपो रेट ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो से, क्योंकि रिवर्स रेपो में आरबीआई पैसा लेता है बैंकों से। आरबीआई जब बैंकों को रेपो रेट में पैसा दे रहा है, मनी दे रहा है, तो एक तरीके से क्या कर रहा है, ठीक। तो अगर ये रेपो रेट बढ़ाएगा तो क्या हो रहा है कि बैंक क्या चाहेगा आरबीआई से लेना लोन? नहीं चाहेगा, ठीक। तो क्या कर रहा है कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, रोक रहा है आरबीआई। रेपो रेट अगर बढ़ाता है, जैसा कि अभी इसने आज बढ़ाया है 0.5% से बढ़ा दिया है। हमारे जो शशिकांत दास जी हैं उन्होंने ये भी बोला कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाना तो इट्स अ न्यू नॉर्म। फेडरल बैंक जो आपका यूएसए का वो भी बढ़ा रहा है, हम भी बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ाना ही पड़ेगा पूरी। उन्होंने एक चीज़ और बोली कि दुनिया में इन्फ्लेशन का ग्लोबलाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से ट्रेड जो है डी ग्लोबलाइज हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे ये कोड्स हैं जो कि आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। पक्का इन्फ्लेशन संबंधित क्वेश्चन इस बार रखा हुआ है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, ठीक। तो ये दोनों चीज़ों में आगे रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगी, क्योंकि बैंक आरबीआई से पैसा नहीं लेना चाहेगा। उसी प्रकार से रेपो रेट घटेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक। ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग रेपो रेट का किया जाता है इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन तो इस तरह इन्फ्लेशन क्या है, ठीक। मैंने आपसे क्या कहा, प्रॉमिस है ये, एक एक शब्द कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। तो अभी बताता हूं इन्फ्लेशन क्या है। रेपो रेट रेगुलेट करता है लिक्विडिटी को, लिक्विडिटी यानी तरलता, मनी सप्लाई को कम ज्यादा करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। अब हम लोग जो है पहला हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझ लिया, एसडीएफ भी समझ लिया 3 पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं इन्फ्लेशन पे, ठीक है। इन्फ्लेशन कहाँ हो तुम, देखो आ जाओ सामने, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ये निकल गया था, सॉरी। देखिए ये इन्फ्लेशन में हिंदी इंग्लिश में मत करिएगा, मैं सारे जो कठिन शब्द हैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ और हिंदी में ही समझा रहा हूँ, कोई ऐसी तगड़ी जो है बात नहीं है। इन्फ्लेशन मतलब कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, ये दो तरीके की होती है, होलसेल यानी कि थोक वाली भी हो सकती है, और आपका रिटेल यानी कि खुदरा जो है लेवल पे भी हो सकती है। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, पूरे नेशनल उस पर जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये रिटेल होता है, मतलब इसमें जो नॉर्मल हाउस होल्ड जो है ना, देखो थोक में सामान आता है, ठीक, और एक रिटेल वाली शॉप जो परचून वाली होती हैं, तो ये रिटेल वाली को इन्फ्लेशन वहां पे महंगाई घट रही है बढ़ रही है उसके लिए करता है, ठीक। कुछ बेसिक जानकारी भी समझ लेते हैं। हर महीने की 12वें दिन पर 12वीं तारीख पे 5:30 बजे रिलीज किया जाता है सीपीआई की जो है क्या मतलब घटा है बढ़ा है वो पिछले मंथ के कंपैरिजन में। सीपीआई का बेस ईयर 2012 है। अगर सीपीआई में कई सारे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर वाला आप देखोगे तो वो 2016 है। बहुत बारीकी एक एक चीज लेके आए हूं आपके लिए, ठीक। सीपीआई जो है दो तरीके का होता है, एक होता है हेडलाइन, ठीक, और दूसरा होता है कोर। सीपीआई में जो है आपका क्या, जैसे घर में हम लोग क्या पूरी लिस्ट बनाते हैं ना कि भैया ये किचन का सामान लेना है, ये जो है टॉयलेट वाला सामान लेना है, ये राशन लेना है, तो अलग अलग पूरी लिस्ट बनाते हो ना, तो उसी तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर जो उपभोक्ता है जो उपभोग कर रहा है चीज़ों का, तो उसके लिए उन्होंने कुछ एक बास्केट बनाई है। बास्केट में 6 जो है कैटेगरी बना दी हैं, तो उस कैटेगरी 6 कैटेगरी में अलग अलग कि फूड से संबंधित अलग है, लाइट से अलग है, फ्यूल से संबंधित अलग है, मिसलेनियस अलग है। तो जब हम पूरे की बात करते हैं तो उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता होगा, वहां पे लिख देता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन।
ठीक। तो जब पूरे की बात करेंगे तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा, और कोर की बात करेंगे तो मतलब क्या है, उसमें से फूड और एनर्जी वाला जो बास्केट है, कंजम्पशन जो गुड्स हैं, उनको हम लोग हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये काफी वोलेटाइल होते हैं, तो ये वाला जो है कोर इन्फ्लेशन जो है लेस वोलेटाइल माना जाता है, स्थिर माना जाता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक। तो ये भी डिफरेंस हमने देख लिया। ठीक। अब इसमें देखो चेंज इन्फ्लेशन हम कब बोलेंगे कि महंगाई बढ़ी, तो महंगाई बढ़ने के लिए हमें चाहिए एक टाइम पीरियड, समझ लो। ठीक। एक बास्केट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि यहाँ पे हमने करी है। ये बास्केट मतलब ओवरऑल सभी के लिए बनाया गया है पूरे देश में, और इन टाइम फ्रेम में मान लीजिए पिछले महीने का हम जोड़ रहे हैं या फिर एक साल का जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो इस बास्केट का सारे जो चीज़ें हैं उनको जोड़ के मान लीजिए 100 रुपये आपका आता है। घर के किचन विचन का सामान आपने लिया 100 रुपये का आता था। ठीक। पिछले साल आप जो आपने लिया उसी मतलब टर्म्स में उसी सारे सामान का आपने इस साल जब सामान लेने गए आप, तो वो 106 रुपये का आया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन 6% से बढ़ गया है। वही चीज यहां लिखी है, परसेंटेज। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म है परसेंटेज। आप ऐसा बिल्कुल मेंस आंसर राइटिंग मत करिएगा, नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। किसी एक का बढ़ने घटने से नहीं है, पूरे का औसत निकालो। जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ता है बास्केट ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है इन ए टाइम पीरियड, तो हम ये कहते हैं कि भैया इन्फ्लेशन हुआ है। और अगर जो है मान लीजिए 100 रुपए का था और आप जो है आपकी वजह खरीदने तो 94 रुपए का मिला, तो 6% से डिफ्लेशन हो गया। ठीक है ना, मतलब कि कम हो गई महंगाई। तो क्या महंगाई कम हो जाने से अच्छा रहता है क्या? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा जाएगा। ठीक। इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन द परचेज। अच्छा, इन्फ्लेशन होने से हमें क्या है भैया, 100 रुपए का था अब जो है 106 रुपए का हो गया, तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि भैया महंगाई बढ़ी। ठीक। तो ये एक तरीके क्या संकेत क्या देता है कि जो परचेजिंग पावर है हमारी नेशन की करेंसी का, भैया वो 100 रुपए अब वो सामान खरीदने के लायक नहीं हुआ, अब आपको 106 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप 100 रुपए लेके जाओ क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये दिखलाता है कि हमारी परचेजिंग पावर जो थी नेशन करेंसी की वो डिक्रीज हो गई है। ठीक। अगला जो मैं पूछ रहा था आप लोग से, क्या इन्फ्लेशन एक मॉन्स्टर है क्या, कि हमें सिर्फ महंगाई ना हो इसी से काम चलेगा? अगर ऐसा होता, इसका डायरेक्टली आंसर आपको नहीं भी आता, तो थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करिए और इंटरलिंकिंग जरूर करा करिए, इस चीजों पे फोकस किया करिए। वाई फैक्टर, इंटरलिंकिंग। ठीक। पढ़ते समय फोकस बढ़ाना है तो ऐसे पढ़ो कि टीच करना है, आपको किसी को पढ़ाना है। ठीक। पढ़ते समय आप जरूर सोचो कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आपको सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन दिमाग में होने चाहिए, पढ़े होने चाहिए। ये सारी चीजें करोगे तभी आएगा मजा। तो अब देखो, इन्फ्लेशन अगर मॉन्स्टर होता तो सरकार या फिर आरबीआई कहती है कि हम 4 + -2 यानी कि 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन को रखना चाहते हैं। तो मतलब इन्फ्लेशन लो, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हो तो ये फायदेमंद है, और खास तौर पे विकासशील देशों में, क्योंकि भैया हमारे यहाँ तो डिमांड होनी चाहिए ना। इन्फ्लेशन ये भी बताता है कि डिमांड है। ठीक। अगर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई गिरती जा रही तो इसका मतलब ये भी कि डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है क्यों, उसके पीछे की रीजन भी ये भी हो सकता है कि भैया इनकम ही नहीं है लोगों के पास, तो वो भी काफी दिक्कत वाली बात है। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब सीपीआई की बास्केट की जो मैं बात कर रहा था उसका भी वर्गीकरण बता देता हूं। मॉस्पी की वेबसाइट पे दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंप्लीमेंटेशन करके होता है। ठीक। तो उसकी वेबसाइट पे जाके मैंने निकाला था। इसमें 6 ब्रॉड ग्रुप होते हैं, डिफरेंट इनके वेटेजेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, तो वो होता है फूड और बेवरेजेस का। रूरल और अर्बन एरियाज का मिलाकर 45.86% है। ठीक। सबसे ज्यादा कौन सा है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा फैक्ट फिगर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में शायद पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी में नहीं पूछेगा, जैसा कि ट्रेंड रहा है। ठीक। कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हमें तो तैयारी पूरी तरीके से करनी चाहिए, इसलिए मैं एक ही चीज बता रहा हूं। फिर सेकंड नंबर पे आता है मिसलेनियस जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, 28.32। फिर आपका आता है हाउसिंग, इसमें रेंट और ये सारी चीज आएगी 10.07%। इसके बाद आएगा फ्यूल और लाइट 6.84%। फिर आएगा क्लोथिंग एंड फुटवेयर 6.53%। एंड देन ये बीड़ी, पान, तंबाकू ये सब जो है 2.38% आता है। ये बास्केट का परसेंटेज है सीपीआई बास्केट के अंतर्गत। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर 5वां टॉपिक। ठीक। करंट अफेयर नहीं, पूरी चीज इसमें आपको समझना जरूरी है। सिर्फ करंट अफेयर
के चक्कर में रहोगे तो वन लाइनर वाले ही कर पाओगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले आप पूछ रहा है। तो आरबीआई ने अभी ये कहा है कि हम एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में होते हैं 6 लोग। ठीक, 3 जो है आरबीआई वाले होते हैं और 3 सरकार के होते हैं, उनके कंपोजिशन संरचना में इतना नहीं जाएंगे। ठीक, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, और इन्फ्लेशन के साथ साथ इनको ये भी देखना होता है कि भैया ग्रोथ भी जो है, इंडिया की जो जीडीपी अर्थव्यवस्था की जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी जो है वो भी बढ़ती रहे। इतना ज़्यादा हम जो है लोन वोन जो है कठिन ना कर दें लोग को पाना कि जो है लोग उसको लोन लेकर जो है कुछ नया इन्वेस्टमेंट ही ना कर पाएं। तो इन्फ्लेशन में और ग्रोथ में इनको थोड़ा सा ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, दोनों में समन्वय बैठाना पड़ता है। लेकिन अभी चूंकि इन्फ्लेशन हमारा 6 जो इनकी रेंज है, मैंने जैसा कि बताया 2 से लेके 6 के बीच में, और 6% से ज़्यादा ही रह रही है। पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा अभी पीछे जो है देखा गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया था। तो अब हमें जो है, या फिर आरबीआई को, पूरी दुनिया का भी अगर हाल देखो, और जो वैश्विक में वो चल रहा है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, अभी ताइवान वाला ये चल रहा है लफड़ा, ठीक, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन अभी हाई भी और आगे भी रह सकता है। तो अब फोकस क्या है कि हम ग्रोथ को छोड़कर इन्फ्लेशन पे टारगेट करें। जब अब ध्यान सुनो, आरबीआई, अब अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन आप थोड़ा और ध्यान दे दीजिए। आरबीआई जब ग्रोथ को, मतलब जीडीपी ग्रोथ को पूरी फोकस करती है, इन्फ्लेशन इतना रखती है कि वो, सॉरी, जो पॉलिसी रेट है वो इतना रखती है कि आसानी से लोन मिल पाए, थोड़ा सा मनी सप्लाई बढ़ी रहे, तो उसको हम बोलते हैं एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान रखना, मतलब वो एकोमोडेट कर रहा है आरबीआई कि ग्रोथ बढ़े जीडीपी की। ठीक, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, कोनो दिक्कत भाई है नहीं। ठीक है, लेकिन अभी इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए हम एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को छोड़ रहे हैं, ऐसा आरबीआई ने आज वाली 5 अगस्त की उसमें बोला था। ठीक, और इन्होंने अब जो है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक रेट 5.65% कर दिया है। स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट जो है छठा पढ़ लेते हैं पहले। जीडीपी की बात आई। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। मतलब कि एक, देखिए इसमें भी टाइम पीरियड चाहिए, ठीक, एक टेरिटरी चाहिए। मैं आपको कीवर्ड से समझा रहा हूं, ऐसे ही आप लोग भी पढ़ा करो। ठीक, एक टेरिटरी चाहिए, और इस टाइम पीरियड में, इस टेरिटरी में आपका जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मतलब कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से तात्पर्य क्या है कि अब इसको किसी भी तरीके से रॉ मटेरियल की तरह उपयोग नहीं कर सकते आप। ये खाली उपभोग होगा, ये खाली कंजम्पशन हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और इस तरीके के फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो भी वैल्यू है मेरे भैया मेरी बहना, वो सबको जो है, ये सारे फाइनल गुड्स सर्विसेज एक टेरिटरी में बनने चाहिए। इन सब की वैल्यू को जोड़ना चाहिए एक टाइम पीरियड में। तो इसको जब हम जोड़कर निकालते हैं, तो मान लीजिए पिछले साल जो है 100 रुपये आया था, इस साल जो है 106 रुपये आ रहा है। वहीं अपना जो है ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो 6% की हमारी सकल घरेलू उत्पाद की जो है बढ़त हुई है। मेरे ख्याल से आप इसको आपको नहीं भूलोगे। इंडियन टेरिटरी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष का अगर हम जो है कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी फाइनल वैल्यू उनकी, उसको सबको जोड़ेंगे, जीडीपी निकल जाएगा। ठीक, जीडीपी हमने समझ लिया। अब हमारा जो है यहां पर क्या शब्द था? मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो देखिए मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? 2011 में आया था। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक, जैसा मैंने आपको बताया सेकंड शेड्यूल में होता है आरबीआई एक्ट में, वो जब भी उनको लिक्विडिटी जो है क्रंच हो जाती है, ठीक, कि भैया वो जो भी, देखो एक बैंक दूसरे बैंक से भी पैसा लेता रहता है, ठीक है, उसको कॉल मनी, कॉल मार्केट बोलते हैं। वो इतना जो है डिटेल में जाने की जरूरत नहीं सिविल सेवा में, हमको अर्थशास्त्री नहीं बनना है, हमें खाली सिविल सेवाओं के जो है पूरा करना, और उतना तो मैं आपका करा दूंगा बहुत आसानी से। इकोनॉमी या कोई भी सब्जेक्ट है, देखिए जो व्यक्ति पूरा करंट अफेयर पढ़ा सकता है ना, जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ, तो वो जीएस पूरा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ये आप समझ लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है कि जब एक बैंक दूसरे बैंकों, सी डी जितने बैंकों हैं, उनसे जब उसको जो है नहीं मिल पाता है पैसा, मान लीजिए सबके पास ही कमी है क्रेडिट जो लिक्विडिटी की, ठीक, सबने जो पैसा जो है मार्केट में लगा रखा है, तब जो है ए जो है मान लीजिए उसको पैसा चाहिए, जरूरत है उसको, तो वो आरबीआई के पास में जाएगा
और कहेगा कि भैया हमारे पास पैसे खत्म, तरलता कम हो गई है, लिक्विडिटी कम हो गई है, ओवरनाइट कुछ पैसा दे दो, ठीक है, हमको दे दो पैसा, ठीक। तो उसको जो है आपका, क्योंकि ओवरनाइट इमरजेंसी मांग रहा है, आरबीआई थोड़ा सा यहाँ पर उसको मौका मिलेगा कि पैसा ज़्यादा उससे लिया जाए। तो आप देख रहे थे यहाँ पर मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर बैंक रेट 5.65% है, जो कि 0.25% ज़्यादा है रेपो रेट से, ठीक। तो देखिए मजबूरी का जो है फायदा उठा रहा है यहाँ पर, ठीक। इस तरीके से याद रखिए। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोरो कर सकता है आरबीआई से। ये एमएसएफ जो होता है ये आपका रेपो रेट से ज़्यादा होता है, ये भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत ही आता है। बैंक जो है बोरो, अच्छा बैंक कितना बोरो कर सकता है ये भी एक चीज़ है, ठीक। इसमें एक शब्द जो यूज होगा उसको भी अलग से समझाऊंगा। मैंने जैसा आपको कहा कुछ भी छोड़ता नहीं हूं मैं, अगर यहां पर है तो कुछ भी ग्रे नहीं रहता, या तो वाइट है, सिर्फ वाइट ही है, ब्लैक वाले तो और बहुत है मार्केट में, ठीक है, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो यहां पर देखिए बैंक बोरो कितना कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि उसके पास लिक्विडिटी क्रंच होगी तो जितना चाहे वो आरबीआई से ले ले कि भैया हम दे देंगे आपको, नहीं। उसके पास नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 1% ले सकता है, वो बोरो कर सकता है। साथ ही साथ जो उसके पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व है उसके अनुसार भी वो जो है एमएसएफ के अंतर्गत बोरो कर सकता है आरबीआई से। तो दो चीजें, 1% नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व क्या है वो कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। सीआरआर मैंने इसमें नहीं बताया है, वो आप लोग यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं समझ में आता है या फिर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगा, अन्यथा जो है अगले वीडियो में या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा तो उस पर भी आपको बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या होती हैं। अब देखो समझो, नेट बोल रहा है तो मतलब कुछ माइनस होने वाला है, ठीक है ना, कुछ को जो है माइनस बैलेंस आउट करेंगे, तो ये नेट हो गया, ठीक। डिमांड और टाइम लायबिलिटी दायित्व जो है दो तरीके के हैं, ठीक। जब आप बैंक के पास जाते हो, समझना मेरी बात, तो आप वहां पर कुछ पैसा डिपॉजिट करते हो, ठीक है, 100 रुपए डिपॉजिट कर दिया जो भी है, ठीक। और आप जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करने पर, अलग अलग तरीके के डिपॉजिट है समझना। एक तो ऐसा डिपॉजिट है जिसमें आप जब भी बैंक से पैसा मांगते हो, मान लीजिए एटीएम में गए, ठीक, आपने पैसा निकाल लिया करंट अकाउंट से, या फिर वहां गए, आपने बैंक गए, आपने कैश वहां से जो है फॉर्म फिल करके कैश निकाल लिया, या फिर डिमांड ड्राफ्ट बना दिया, या फिर चेक इशू कर दिया। ये सब डिमांड करने पे जब आप पैसा वापस मांग रहे हो बैंकों से, तो उसका दायित्व है कि उसको वापस करना है, तो ये होगा डिमांड लायबिलिटी। और वहीं पर अगर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपने पैसा डिपॉजिट किया है जिसकी एक मैच्योरिटी है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक, तो वो भी एक लायबिलिटी है, बैंक को आपको वापस करना है मेरे भाई, लेकिन उसकी एक मैच्योरिटी है, उसका एक टाइम है। तो इस तरीके के डिपॉजिट, डिमांड और टाइम जो बैंकों के पास, कहीं किसी ने सिर्फ एफडी ही करी होगी, किसी ने सिर्फ डिमांड वाली डिपॉजिट की होंगी, तो टोटल किसी बैंक के पास में डिमांड और टाइम लायबिलिटी जितनी भी हैं वो जो डिपॉजिट किए गए हैं हमारे आपके जैसे लोग के द्वारा, साथ ही साथ बैंक कई और बैंकों में भी कुछ पैसा देता है, लोन लेता है, तो उसने जो दे रखा है, तो ये टोटल डिपॉजिट जो किए गए उसके पास, और उसने खुद भी जो डिपॉजिट दूसरे बैंकों में कर रखा है, इन दोनों को माइनस करने पर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आ जाता है। कुछ और जो डिपॉजिट जैसे इंटरेस्ट, कहीं से कुछ लोन लिया, इंटरेस्ट दे रखा है, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस है, ये सब दे रखा, तो इसको बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। और इसका 1% जो भी ये बन रहा है, 100 रुपये बन रहा है, ठीक, तो इसका 1% ₹1 तक का जो है बोरो कर सकता है एमएसएफ के अंतर्गत शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। साथ ही साथ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो कि अभी 18% है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो इस समय कितना है, 4.5% है। अगर आज जब 5 अगस्त 2022 को हम लोग देख रहे हैं, आगे हो सकता है ज्यादा भी हो अगर आप बाद में देख रहे हैं तो, ठीक। तो अब हमने पढ़ लिया नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देखो ये 3 तरीके की इसमें चीजें होती हैं, और तीनों ये बैंक अपने पास ही रखता है। एक मेजर डिफरेंस समझ लेना, बैंक अपने पास ही रखता है। ये ऐसा ही है जैसे मान लीजिए बैंक के पास डिपॉजिट किया कई लोगों ने, ठीक, पैसा डाल दिया, अब बैंक लोन देने से पहले कुछ एक अमाउंट 18% जो है, और ये आरबीआई फिक्स करता है कितना रखना है बैंकों को, 18% अलग रख देगा, ठीक है ना। होता है सेविंग रखते हैं बुरे टाइम के लिए, या फिर कोई मान लो पूरा ही पैसा मांगने लगे तो क्या करोगे आप, ठीक, तो 18% तक तो रखोगे अपने पास, ऐसा आरबीआई बोलता है। किस फॉर्म में रखोगे,
कैश में, लिक्विड कैश, ठीक, गोल्ड में तुरंत देना, गोल्ड जो है बिक जाता है इसलिए। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ये बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं ये भी। तो लिक्विड मतलब वो पानी वाली तरलता नहीं, मतलब ये लिक्विड ये है कि आप अगर जाओ गोल्ड अगर आप लेके मार्केट में जाओ ना, तो कोई भी खरीदने को तैयार हो जाएगा, बेचने को तैयार हो जाएगा, तो उसको वो वाली लिक्विडिटी। तो ये जो है 18% आपको अलग करना पड़ेगा। ये 18% करना है, ज्यादा करना है, कम करना, आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक। तो ये यहां पर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, और इसके बेसिस पे भी आप एमएसएफ के अंतर्गत आरबीआई से ओवरनाइट बोरो कर सकते हो, ठीक है। और लोन देने से पहले आपको करना पड़ता है ये चीजें, ठीक है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन एसएलआर का ये होता है कि क्रेडिट ग्रोथ को कंट्रोल करना, ठीक। ऐसा नहीं कि पूरा ही क्रेडिट में दे दिया बैंकों ने और फिर खाली बैठ गए। फ्लो ऑफ लिक्विडिटी को कंट्रोल करना और इन्फ्लेशन को भी। एसएलआर जो है सेक्शन 24 सब क्लॉज 2A में होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत, ठीक। अब आज के करंट अफेयर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कहा गया कि रियल जीडीपी ग्रोथ जो है 7.2% होने वाली है वित्तीय वर्ष 2023, ठीक। वित्तीय वर्ष 2023 अगर बोला जा रहा है तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का होगा साल, ठीक। नहीं वित्तीय, हाँ इसमें देखो ये क्या है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का होगा, ठीक है। तो ये जो है प्रोजेक्ट करी है आरबीआई ने कि इतना हमारी ग्रोथ होने वाली है जीडीपी की। लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दिया इन्होंने यहां पर, रियल, यानी कि शुद्ध, यानी कि शुद्ध नहीं, यहां पे होगा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। शुद्ध तो नेट वाला होता है, ठीक। तो रियल का मतलब यहां पर यह है कि इसमें मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसके ऊपर हमने बात करी, उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक। महंगाई दर को भी एडजस्ट कर दिया जाएगा, ये प्रोजेक्ट किया है। साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी बोला है कि 22-23 में जो हमारा इन्फ्लेशन रहने वाला है, प्रोजेक्ट किया है, प्रेडिक्शन है, वो 6.7% तक रहने वाला है, जो कि ज्यादा ही साइड पे है जो आपकी आरबीआई की पॉलिसी है, ठीक। और फिर ये इन्फ्लेशन वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है। कैसा लगा आप लोग को ये पूरा सेशन? ये वाली पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। वैसे मैं चाहता हूं कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट पूरा वीडियो दोबारा देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आया, एक एक चीज मैंने इसमें समझाई, कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल मैंने लिंक में दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे जाके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आई बटन एक होगा, उसमें हमारे पेड ग्रुप की जानकारी सारी दे रखी है, ठीक। और अगर इस तरीके से आपको पसंद आता है, और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा तो वहां पे मिल जाएगी। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझो और बुक से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी प्लस कंप्रेहेंसिव करंट अफेयर, जैसे कि हम लोग सुबह 6 बजे रोज करते हैं, फिर एमसीक्यू 10 बजे सॉल्व करते हैं। ये दोनों करके प्रीवियस क्वेश्चन और डाउट डिस्कशन सॉल्व करते रहोगे, दैट्स इट। कोई बड़ी बड़ी बुकों पे या फिर जो है मटेरियल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ठीक। और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर इसी तरीके से संगठित रूप से आप पर्सनल 1-to-1 हमसे पढ़ाई करना चाहते हो हमारे साथ में, संगठित तरीके से, क्वालिटी के साथ में, पूरी कंप्लीट कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज के साथ में, पूरा पर्सनल इंटरेक्शन, मेंटोरशिप, गाइडेंस के साथ में, तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके क्वालिटी वीडियो में। तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे वंदे मातरम।